इबादत मुश्किल है, लेकिन उसको आसान करना हमारी जिम्मेदारी है। करते कुरान शरीफ पढ़ना आसान है क्या? कितना मुश्किल रहता। पढ़ते पढ़ते रवानगी आती है। नमाज पढ़ना आसान है क्या? कितना मुश्किल रहता। फजर को उठना, पढ़ते पढ़ते आदत होती है। इसी तरह हज सबसे मुश्किल इबादत है तो हज है। जिंदगी में एक ही बार फर्ज है। नॉट ओनली जान के एतबार से मुश्किल है, माल के एतबार से भी मुश्किल है, वक्त के एतबार से भी मुश्किल है कि टाइम निकालना है। एक एक महीने का टाइम, 40 दिन का टाइम, शॉर्ट से शॉर्ट करने गए तो भी जो है हफ्ते 10 दिन का टाइम निकालना है। और पैसे तो पूछो नहीं। हालाल में लास्ट ईयर हमारे दोस्त हज करके आए, बोले कि 25 लाख का हज करके आए हैं। आप लोग लकी है, गवर्नमेंट से जा रहे हैं, ऐसे इंतज़ामात हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, हज इबादत अपनी जगह, अपनी सेहत भी इम्पोर्टेंट है। अगर अपन हेल्थी नहीं है तो हज कैसा करेंगे, इबादत कैसा करेंगे? और अल्लाह ताला को एक जो है फिट इंसान की, एक मजबूत इंसान की इबादत ज़्यादा महबूब है बनिस्बत उसके जो ज़ईफ़ या कमज़ोर है। हेल्थ बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह जो है स्टेमिना बनता है, यहाँ से लेके अगर मैं बस स्टैंड तक चलने बैठूँ तो शायद ये गर्मी में नहीं चल सकता हूँ, मैं स्टेमिना नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर रोज़ ज़रा ज़रा चलते गया तो शायद 10 दिन में वो कैपेसिटी आ जाएंगी कि यहाँ से मैं बस स्टैंड तक ईज़िली चले जा सकता हूँ। तो इसी तरह हज आ रहा है, आने वाले 1.5 महीने में हज रहेगा। अपना स्टेमिना बनाना है। आम तौर पे एक हज में इंसान को रोज़ाना 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता। 3 से 4 किलोमीटर चलने का स्टेमिना बनाना है। वक्त है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रह रहे हैं, तैयार हो रहे हैं रमज़ान के वास्ते। इसी तरह हज आ रहा है, आज आपके पास टाइम है कि ये महीने को इस्तेमाल करें अपना स्टेमिना बनाने के वास्ते। और जो जो अफजल है वो तो उलमाए कराम और मशाइखिन बताएंगे, लेकिन मैं एक डॉक्टर की हैसियत से ये बोल सकता हूँ कि अफजल के पीछे जाएंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर कोई अफजल है, वो ये अफजल है, वो अफजल है, ये टाइम पे जाना है, यहाँ पढ़ना है, ये करना है। अफजल के चक्कर में बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा फजल हो गया उनके ऊपर और चले गए ऊपर, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो जो आप इत्मीनान से कर सकते हैं वो करना इंपॉर्टेंट है। और स्टेमिना बनाना है, अपना स्टेमिना बनाना है। रोज़ाना मिनिमम एटलीस्ट 3 किलोमीटर्स चलने की आदत डालना है। आज शायद नहीं हो सकता होगा अपने से, लेकिन जो जो लोग हज को जा रहे हैं, वो लक्की लोग जो हज को जा रहे हैं, कम से कम एवरीडे फजर के बाद 3 किलोमीटर चलने का काम करना है। स्टेमिना बन गया तो 4, 5, 6, 7, 10 किलोमीटर तक तो मोबाइल में है 10,000 स्टेप्स चलना है कम से कम फिटनेस के वास्ते। एप्लीकेशंस बन रहे हैं इसके वास्ते। और मौला अली शेर खुदा का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स रोज़ 3 मील चलता है तो कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो कम से कम डेली 3 माइल्स या फिर जो है 4.5 किलोमीटर्स डेली चलना है, इसका इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, फिटनेस बनाने के बाद अब आप हज को चले गए। हज को जाने के बाद माहौल हैदराबाद के वैसा या ज़हीराबाद के वैसा नहीं रहता। लोग आप पहचानत के नहीं रहते, कौन कौन की कैसे कैसे की रहते, कोई पूछ के भी नहीं देखता। नफ्सा नफ्सी का मामला है, हर कोई एहराम में है, हर कोई जो है इश्क खुदा में फ़ना होके है, कोई किसी को भी नहीं पहचानता। वहाँ पे कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं रहता। तो अपना साज और सामान अपने साथ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पानी है। लकी है कि हरम में जो पानी मिलता वो पानी का नाम जमज़म है। जमज़म कोई मामूली पानी नहीं है। जमज़म में जिब्रील अलैहिस्सलाम का बाल है, पर है, जिस और फिर एक पैगंबर का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का ठोकर है, एड़ी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब दहन मिला हुआ है। वो कोई मामूली पानी नहीं है। उसका अगर आप पीएच चेक करेंगे, एसिड लेवल कितना है, तो उसका एसिड लेवल है 8.0। इसको बोलते हैं एल्कलाइन वाटर। और दुनिया में लोग पागल हो रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसा हमारे पानी को एल्कलाइन करना। एल्कलाइन करने का जो पानी जो मार्केट में मिलता है उसका नाम ईवियन बोल के है।
आवा बोल के है, 1 लीटर 500-600 रुपए में मिलता है मार्केट में। अल्कलाइन है, उसका पीएच 8.0 के करीब है, और जमजम आपको फ्री में मिलता है जिसका पीएच 8.0 है। 8.0 जब पीएच रहता है तो 100% श्योर हो जाइए आप कि आपको किडनी का स्टोन तो नहीं बनेगा। आप कितना भी खाएंगे आपका एसिडिटी तो नहीं होगी, जमजम पी लेंगे तो। आप ये मुबारक पानी है, इसको अपने साथ रखना है। वहाँ के लोकल पानियाँ ख़रीदना किसको भी नहीं है। जब भी आप हज के सफ़र में रहेंगे, आई रिकमेंड कि हर कोई मैक्सिमम 24 घंटे जमजम ही पीना, जमजम ही साथ रखना, अपने साथ बॉटल रखना और पानी पीते रहना। डिहाइड्रेशन में कब जाते मालूम नहीं पड़ता। धूप में, गर्मी में जब पसीना निकलता, एक इंसान बाज़-ओ-ख़ौत 1 घंटे में 2 से 3 लीटर पानी उसके बॉडी के बाहर निकल जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता। डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। डिहाइड्रेशन में गए तो पहली चीज़ ये होती कि चक्कर आती, और इंसान समझ रहा कि मेरे पे रहम हो रहा, वो रहम में जो है गिर जाता है इंसान, बीपी लो हो जाता है और इट कैन बी डेंजरस। फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको लेके चले जाते, इबादत नहीं, हज नहीं, बेकार के अटक जाते हैं। तो मेक श्योर कि डिहाइड्रेशन हो रहा या नहीं हो रहा। आप घंटे 2 घंटे को 1 गिलास पानी तो पीना है, 1 गिलास पानी तो पीना है, क्योंकि कोई भी आपको याद नहीं दिलाते वहाँ पे पानी पीना, आपको खुद याद नहीं आता, लेकिन उसका प्रैक्टिस करना है। पानी ज़्यादा पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजन और गाड़ी में, इंजन में जब ऑयल रहता बराबर तो ही गाड़ी सही चलती। तो और बॉडी का जो ऑयल है वो पानी है। खाना खाओ या ना खाओ, पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जमजम जितना हो सके उतना पीने की कोशिश करना। यूरिन के कलर को देखना। यूरिन का कलर, पहला अगर उसका कलर वाइट है तो मतलब आपके बॉडी में पानी बराबर है। जैसा यूरिन का कलर लाइट येलो हो रहा, मतलब अब आप जस्ट रिजर्व पे आ रहे हैं, अभी भी बराबर ही है आप, लेकिन रिजर्व पे है। डार्क येलो हो रहा, अब आप डिहाइड्रेशन में आ रहे हैं। ऑरेंजिश के करीब हो जा रहा, मतलब टैंक बिल्कुल खाली है। लाल किस्म का बो आ रहा, पेशाब जल के आ रही है, अब तो आपकी गाड़ी रुकने वाली है कभी भी। बी केयरफुल। तो जब भी यूरिन आएगा, यूरिन के कलर को देख के समझ जाना कि मेरे अंदर पानी कितना है। जैसे इंजन में ऐसा काड़ी डाल के निकाल के देखते हैं ऑयल कितना है, उसी तरह बॉडी के अंदर पानी कितना है, यूरिन का कलर देख के अंदाज़ा लगाना है। और जैसा आपका कलर डार्क होते जा रहा कि मेक श्योर कि आप पानी पीते जाना। और पानी का बदल कुछ भी नहीं है। जमजम से अफजल क्या है बोलो? कुछ भी नहीं है। जूसेस पीना, कूल ड्रिंक्स पीना, और जो है तरह तरह के ड्रिंक्स देंगे आपको, सब बेकार है, चखने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। जमजम नॉर्मल जो पानी, अब ये जो पानी है यहाँ पे, इसमें H2O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इतना ही है। लेकिन जमजम में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स है। एक मिनी इलेक्ट्रॉल के वैसा है वो। हाँ, फिर भी कमज़ोरी हो जा रही, आप बहुत ज़्यादा चल लिए, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया, तो अपने साथ इलेक्ट्रॉल की पैकेट भी रखिए, 1 लीटर में मिला के पी सकते हैं। अगेन ये इलेक्ट्रॉल की जो सैशेट है या जो ORS बोल के आमतौर पे मिलता है, इसके बारे में एक बात नोट करना है कि इसमें ग्लूकोज रहता, और जिसको शुगर है वो दिन में 1 ही बार पी सकते, बार बार पिएंगे तो शुगर हाई हो जाएगा। शुगर हाई हुआ उसका अलग प्रॉब्लम, शुगर हाई हो गया, चक्कर आ रही, कैसा कैसा की दिख रहा, फिर अगेन आपका इबादत में खलल पड़ जाएगी। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो पानी का बदल कुछ नहीं, जमजम में सब कुछ है, मिनी इलेक्ट्रॉल है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया, आप डिहाइड्रेशन में चले जा रहे हैं, सर का फीलिंग आ रहा, बहुत वीक हो जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट पी लीजिए उसको। और ना सिर्फ खुद बल्कि किसी और के लिए भी काम में आता। शुगर से बात याद आई, अपने साथ एक कैडबरी रखना इंपॉर्टेंट है, एक डेयरी मिल्क का कैडबरी रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैं केरला में नेफ्रोलॉजी किया हूँ, वहाँ पे एक पेशेंट आया था, जब स्टैम्पीड हुआ था वो टाइम, वहाँ पे केरला के कोई साहब हो गए थे, उसमें फ्रैक्चर हुआ करा, आके हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको किस्सा सुना रहे थे उन्होंने कि हज में उन्होंने बेहोश होके गिरे तो बाजू वाला समझा, अफ्रीकन था, उन्हें समझा कि इनको हार्ट आ गया। क्या आ गया? हार्ट आ गया, हार्ट अटैक से गिर गए, या फिर फालिज का अटैक आ गया, या फिर बीपी लो हो गया, क्या मालूम क्या हुआ, कोई और गिर गया, सामने गिर गया, क्या अचानक गिर गया, करना क्या है, पैरा ऊपर उठाना है, हो सकता है बीपी लो हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकेंड थिंग, मुंह में शुगर डालना है, हो सकता है शुगर डाउन हो गया, हो सकता खाना नहीं खाए,
या शुगर के गोली का, इंसुलिन का डोज ज़्यादा हो गया, ये कॉमन चीज़ें हर इंसान कर सकता है और जान बचा सकता है किसी की। और वो साहब के मुंह में जो है, वो अफ्रीकन जो है हाजी साहब जो है चॉकलेट डाले कहते हैं, उसका नाम डेयरी मिल्क था बोल के बोले, इसीलिए डेयरी मिल्क का नाम ले रहा हूँ मैं। एंड देन चॉकलेट जैसा डाले, बॉडी में शुगर आए, इंसान होश में आ गया। कभी भी आप लोग तो देखे होंगे जब किसी की शुगर डाउन होती है तो इंसान बेहोश हो जाता। हॉस्पिटल लेके जाते, करते कुछ भी नहीं, खाली ग्लूकोज लगाते हैं, वो भी छोटा वाला बॉटल, इंसान 100% नॉर्मल हो जाता। हज में हाई चांस है इसका कि जो है खाना टाइम पे नहीं मिला, टाइम पे खाना नहीं खाए, जितना खाना था नहीं खाए, गोली खा लिए शुगर की, शुगर डाउन हो गया किसी का, तो जो है चॉकलेट, शुगर की पैकेट लेके तो नहीं फिर सकते, तो एक चॉकलेट रखेंगे तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो पानी ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, यूरिन का कलर देख के पहचानना है। तीसरी चीज़, शुगर के पेशेंट्स जो है देख समझ के अपना जो इंसुलिन है उसको धूप में रखेंगे, या गोलियां हैं उसको खुला रखेंगे तो गोलियां तो ख़राब हो जाते, इंसुलिन भी ख़राब हो जाता, कोई काम के नहीं रहते, आपका शुगर बेइंतहा बढ़ जाता, शुगर हाई होने की वजह से वहाँ एडमिट होना पड़ता है। हर दवा के पैकेट पे लिखा हुआ रहता डू नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। तो मेक श्योर कि आप इसको लेके जा रहे हैं तो अच्छा कवर में बंद करके बैग में रख रहे हैं। और इंसुलिन अगर लेके जा रहे हैं, अक्सर ये गलती क्या करते, इंसुलिन की ऐसी बॉटल रहती या पेन रहता, उसको वैसे ही लेके, इंसुलिन को फ्रिज में रखते हैं। कोई भी हॉस्पिटल में, कोई भी मेडिकल में आप जाके देखेंगे तो इंसुलिन को फ्रिज में रखते हैं, लेकिन लोग लेके चले जाते हैं ऐसे ही, और वो इंसुलिन ख़राब हो जाता, मारते रहते, बस 10 पॉइंट 20 पॉइंट शुगर कम नहीं हो रहा, क्योंकि वो पानी मार रहे हैं, ख़राब हो चुका है वो। तो इसको बचाने के लिए पानी के बोतल के अंदर उसको डुबा के रखना, अगर हो सका तो कोल्ड बॉटल में उसको अंदर रखेंगे, वो पानी तो ख़राब नहीं होगा, तो सील पैक है ये, लेकिन इंसुलिन की सेफ्टी रहेगी, सनलाइट भी नहीं जाएगा उसमें, इंसुलिन काम करेगा और आपका शुगर हाई होने से बच सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खाना जब खाएंगे जितना हो सके उतना कम खाना है। यहाँ तक जो बोलते ना तीसरे हुक्म तक खा ले रहे हैं, आखिरी यहाँ तक खा लिए, अब चल नहीं सक रहा आदमी, कुछ नहीं कर सक रहा, और इसमें जो है हाजमे का प्रॉब्लम, मोशन बार बार आ रहा, बाथरूम दूर दूर है, चल रहे हैं गिर जा रहे हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो खाना जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। उसकी प्रैक्टिस आज से करना है। इसकी प्रैक्टिस रमज़ान से तो शुरू हो चुकी है, लेकिन रमज़ान में हर किसी का 2-3 केजी वेट बढ़ जाता है, पता नहीं, हलीम खा के, मिर्ची, भजिया, और ये सब वहाँ भी मिलता, हज में भी इडली डोसा मिलता है। ग्लोबल विलेज हो गया, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ज़हीराबाद में मिलती है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो न्यूयॉर्क में मिलती है, हर चीज़ हर जगह मिल रही। तो अरे अच्छा दिख रहा, यहाँ का खाओ जी डैडी, वहाँ का खाओ भाई साहब, बाजी यहाँ का देखो, वो पूरा मसला हो जाता, बाजी का भाजी बन जाता है स्पॉट पे। तो देख समझ के अपने को खाना है, लास्ट तक नहीं खाना है, जितना चाहिए उतना ही खाना है। और वो प्रैक्टिस करना पड़ता, क्योंकि इंसान वो एनिमल है जो अपने भूख से भी ज़्यादा खाने का इख्तियार रखता है। गाय, बैल, बकरी, शेर जितना चाहिए उतना ही खाता, उससे बढ़ के नहीं खाते ये लोग, इख्तियार ही नहीं है उन लोगों के पास। लेकिन इंसान के पास जो इख्तियार है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा खा सकता है, चॉइस है, अफसोस की बात है। और ये कंट्रोल नहीं रहता, स्पीड ब्रेकर कब आता, ओवर स्पीडिंग कब कर रहा नहीं मालूम, जैसा पुलिस वाला चालान मार देता है, उसी तरह आपकी सेहत पे जो है चालान पड़ जाता है बीमारियों का। और खुदा ना खास्ता आप हज पे है, वॉमिटिंग्स हो गए, लूज मोशंस हो गए, तो क्या करोगे, इमेजिन करो कितना मुश्किल है। अब एहराम पे जाना, टॉयलेट को उठाना, गंदा हो जाता, कैसा करेंगे? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 5 दिन का तो रहता है। तो मेक श्योर कि आप जितने हो सके उतना कम खाना, एंड टाइम पे कम खाएंगे तो इबादत के लायक भी नहीं रहेंगे। प्रैक्टिस आज से करना है। अगर आप, एक वक्त आता है जब भी इंसान खाना खाता, एक वक्त आता कि जो है उसके पास चॉइस रहता, आप गौर करिए, एक चॉइस आता आपके पास, और एक चमचा डाल लो या छोड़ दो। ये वक्त हर किसी पे आता है, नहीं डालना, आज से मेहनत करना है। वो जो डाल लेते हैं ना, वो एक आखिरी मजे के वास्ते ओवर ईटिंग है वो, और वो ओवर ईटिंग बहुत डेंजरस है, वही सबब है बीपी का, शुगर का, मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों का। वो एक चमचा रोकना ही कमाल है, उसकी मश्क
आज से करें। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो अपन अभी बात करें पानी, सेकंड बात करें खाना, थर्ड बात करें एक्सरसाइज। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है अपना कि जो है अपना नींद की भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान सोएगा नहीं तो फ्रेश नहीं होएगा तो कोई काम नहीं कर सकेगा उन्हें। तो सोना भी रेगुलेटेड तरीके से आज से ही अपन लोग 6 घंटे सोने की हैबिट डालना है। एंड टाइम पे हज में सोने का टाइम नहीं मिल रहा आपको ज़मीन पे सो जाना पड़ रहा, आपको तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये सोना भी इम्पॉर्टेंट है। बेड से ज़रा नीचे आके सोना है, ज़रा मशक्क़त की आदत डालना है। पर्सनल रिकमेंडेशन है, मशक्क़त की आदत डालना है। एंड एवरी डे जब भी अपन लोग बाहर निकलेंगे कि मेक श्योर कि आपके साथ बॉटल रहना पानी साथ कैरी करना, किसी और को भी देना, और इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जाने से पहले जो लोग हज को जा रहे हैं अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर मिलना और सच बताना क्या क्या प्रॉब्लम्स है, छुपाने का नहीं है। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आया हमारे पास, आके बैठे, मैं बोला क्या हुआ अम्मा? भाई डॉक्टर मैं हूँ, मैं बोलना तुम बोलना। अरे भाई हम जो चीज़ थोड़ी है, आप बोलेंगे तो हम कुछ समझ के हम बोलेंगे, सीधा चेहरा देख के तो नहीं बोल सकते कोई भी। तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। कोई चीज़ को लाइट मत लीजिए। लास्ट ईयर हमारे एक पेशेंट थे, उनका किडनी का प्रॉब्लम था, उनका सीरम क्रिएटिनिन 7 था। 7 मतलब किडनी काफ़ी हद तक उनकी ख़राब हो चुकी थी, फेल हो गई थी, शुगर के वजह से हुई थी, उसका इलाज पॉसिबल नहीं था। उन्होंने आके बोले मेरे को डॉक्टर साहब ये 7 है, मैं जा सकता हूँ क्या? मैं बोला देखो हज़रत, जाने को तो जा सकते हैं आप डायलिसिस स्टार्ट कर लेके जाइए, क्योंकि ये 7 है, ये कभी भी 9 हो जाता, 10 हो जाता, आपके बॉडी में पानी भर सकता, दम चढ़ सकता, लाइफ का रिस्क है। वो ने डॉक्टर साहब मेरे को एक गवर्नमेंट में डॉक्टर मिले, वो 7 को 1 बना देते हो, 7 को 1 बना देते हो, मैं छपा लेके चले जाता हूँ। मैं बोला भाई वो गलत है, आप जा रहे हैं किस दरबार पे? झूठ के बुनियाद पे जाओगे तो क्या इबादत कबूल होगी? पर एनीवे उन्होंने कैसा गए क्या गए, लेकिन चले गए हज को। फाइनली लास्ट ईयर उनका इंतकाल हो गया वहाँ पे, उनकी किडनी फेल हो गई एंड टाइम पे, बिल्कुल मीना के मैदान में ही अब इंतकाल हो गया। अब जो भी है अल्लाह जन्नत नसीब को, हज में गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी सोच वो थी। तो जब मेरे को एहसास हुआ कि लोग कैसा कैसा जाते हैं हज को, जाने की मोहब्बत में झूठ बोल के जाना गलत है। अगर आपको शुगर है तो शुगर है, इसको मानना है। अगर आपको बीपी है तो बीपी है, इसको मानना है। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट का प्रॉब्लम है, इसको मानना है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेना है, उतने दवाएं लेके जाना है, उसका सर्टिफिकेट लिखा के स्टैंप मार के लेके जाना है। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपके किडनी के डॉक्टर से मिलना है, लिखाना है, लेके जाना है, उसकी एहतियात बरतना है। बीमारियां छुपा लेंगे, देखेंगे अल्लाह बड़ा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कूद जाएंगे अपन लोग पहाड़ पे से, अल्लाह बड़ा है क्या होता देखेंगे, लोग बोले तो कुछ भी नहीं देख सकते, गिर जाते हैं, हड्डियां टूट जाते हैं, सर फूट जाता है। अल्लाह के कुदरत को चैलेंज करना भी गलत है। आप असबाब के हद तक, इंतहा तक काम करना है, उसके बाद में ही तो मदद खुदावंदी आती है। आप खाली जो है करामत पे नज़र रखेंगे, खाली जो है करम पे नज़र रखेंगे, लेकिन ख़ुद के करम जो है एकदम भयानक किस्म से बेकार रहेंगे, तो क्या करम होगा आपके ऊपर? आपका जैसा करम रहेगा वैसा करम ऊपर से आता है। तो अपनी तैयारी मैक्सिमम करना है। बीमारी है तो कबूल करना है, डॉक्टर से मिलना है, थरोली प्रिपेयर होके जाना है, एंड उतने दवाएं साथ लेके जाना। हमारे पर्सनल मेरे मामू हज को गए, मैं था, तो हज को जाने के बाद जो है उनके दवाएं ख़त्म हो गए। फिर जब हमारे वालिद साहब सऊदी में थे, कैसा कि लेके जाके दिए, लेकिन जब तक क्या करें मालूम हो ना, बाजू वाले की दवा खा रहे थे। कितने स्मार्ट है, मेरी दवा ख़त्म हो गई तो मैं हज़रत की दवा खा ले रहा हूँ। भाई हज़रत की शेरवानी अलग है, मेरा शर्ट अलग है, मैं उनको उनका पहन लूँ क्या? मैं चलेगा क्या? एक हस्बैंड है साड़ी पहन के निकल जा रहा, बीवी की दवा खा ले रहा हूँ, समझ में आता क्या आपको? जिसका जो है उसके वास्ते लिखा गया है, आपके मेडिसिन
टेलर मेड है, आपके वास्ते, बाजू वाले के वास्ते नहीं लिखा गया है। तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, उसको दवा दे रहा हूँ, अरे भाई मेरी ख़त्म हो गया, यहाँ से ले रहा हूँ, सेम दवा रहती ज नहीं, चलो इत्तेफाक है, रह गया, लेकिन कॉमन सेंस के खिलाफ है। लेकिन ये अपनी कॉमन सेंस समझाती है, दवा ख़त्म हो गई दे देंगे भाई, नेकी कर लेंगे, नेकी ने अंदर हो जा रहा उन्हें। आपकी दवा है 2 mg की, उसकी दवा थी 1 mg की, आप दे दिया, वहाँ ओवरडोज हो गया। हमारे ख़ास दोस्त हज़रत शबर पाशा साहब काजिम भाई सरकार के जो है बेटे थे, उन्होंने जो है आ रहे थे, बस परसों का किस्सा बता रहा हूँ, लास्ट मंथ का, जो है अमेरिका से वापस जो है हैदराबाद आ रहे, फ़्लाइट में है, बाजू वाले को ज़ुकाम, कुछ सांस लेने तकलीफ़ हो रही थी, उन्हें अस्थमा का पेशेंट था। इनको क्या मालूम, इन्होंने निकाले पत्ता क्या की, बोले कि गोली खाओ ज़ुकाम का कम हो जाता। क्या था कि वो जिंदा तिलिस्मा था, जो भी था, इन्होंने दिए, वो देते कि फ़्लाइट में रिएक्शन हो गया उसको। अब वो आदमी लेट गया, अब सांस लेना नहीं आ रहा, खांस रहा, इनके पसीने छूट गए। इन्होंने एडवोकेट है, परेशान हो गया, रे ये क्या कर दिया हमें। तो अपन नेकी की नीयत से करते हैं, हो जाता है कुछ भी, जिम्मेदारी आपकी हो जाती। अपने को एक्सेप्ट करना है कि अपन उतने स्मार्ट नहीं है, वो अपना काम नहीं है, उसकी सही रहबरी करना इंपॉर्टेंट है, उसके मुंह में दवा डालना इंपॉर्टेंट नहीं है। केयरफुल रहना है अपने को। तो ये जो इनके दवायाँ उन्हों खा रहे, उनके दवायाँ उन्हों खा रहे, बहुत गलत है। एंड मेक श्योर कि जब भी आप खाना खाएंगे, खुला हुआ खाना, पैकेट खुला है। हज में हमारे एक दोस्त की होटल भी है वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में, उन्होंने तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब हुज्जाज इकराम आते हैं तो होटल्स में जो खाना मिलता है उसकी क्वालिटी की कोई चेक नहीं रहती, क्योंकि उतना वॉल्यूम निकालना है, उतने लोग हैं। आम तौर पे सपोज़ जो बिरयानी 10 प्लेट बिकती थी, अचानक से 100 प्लेट बिकना शुरू हो जाती है, इसमें क्वालिटी नहीं रहती। जो मर्जी आए चिपका देते हैं आपको, फिर उन्हें आने वाला थोड़ी है, तो मेक श्योर कि आप अच्छी जगह खाना, बल्कि अपना खुद का खाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने साथ पैक्ड ड्राई फ्रूट्स रखिए। ड्राई फ्रूट्स बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, विटामिन्स भी है, ख़राब भी नहीं होते। धूप में रखे तो पैक्ड, मतलब वो लेस के चिप्स की पैकेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, उससे तो दूर रहिए आप। अगर आप ये पैकेट ना खाएंगे, इसको चिडंडी बोलते हैं हैदराबाद में, बीपी बढ़ जाएगा, पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, अंजीर है, और जो है अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, काजू है, इसको अपने साथ रखिए। जब भी भूख लगी बीच में इसको ऑन एंड ऑफ खा सकते हैं। अल्लाह वाले तो ये भी बोलते हैं कि एक बादाम में एक बकरे की ताकत रहती कहते हैं। अब वो कौन सा बादाम, अपने ज़माने में कैसे बादाम है, खाने वाला कैसा खजूर है उसको भी मालूम है। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे हालात आ गए अब, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, लोग बोले सो है। लोग वैसे थे पहले, 3 खजूर पे पूरा दिन गुजारते थे और ताकतवर रहते थे, कैसे कैसे बिल्डिंग्स बनाए, कैसे कैसे इमारतें बनाए। आज हम बिरयानियाँ खा के भी कुछ भी नहीं कर सक रहे, ये हालत में आ गए। तो खैर मैं बात लंबी नहीं करता हूँ, ज़ोहर का टाइम है, लेकिन 8 गोल्डन रूल्स हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पहली चीज़ जैसे आपको बताया कि पानी ज़्यादा पीना है, यूरिन का कलर देखना है, वाइट कलर का रहना इंपॉर्टेंट है। जितना डार्क होते जा रहा इसका मतलब आपका डिहाइड्रेशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। मेक श्योर कि डिहाइड्रेट नहीं रहते। पानी में जमजम पीना है। सेकेंड चीज़, खाना जितना हो सके उतना मिनिमम खाना है, और होटलों का खाना, रोडों पे खाना, कोई चिपका दिए उसका खाना, अरे भाई ये ऐसा जगह है यहाँ का, हर चीज़ पा के कुछ भी वैसा नहीं रहता भाई, जो देखो खा लेंगे तो फंस जाएंगे, भारी नुकसान उठाओगे। देख समझ के ट्रस्टेड सोर्सेस के साथ खाना है अपने को। तीसरी चीज़, एक्सरसाइज करना है। जो हज बड़ी इबादत है, मेहनत करना है, उसके लिए स्टेमिना बनाना है, सांस बनाना है। आज से मेहनत करना है आपको, रोज़ 3 किलोमीटर चलना है, धीरे धीरे उसको बढ़ा के 5 किलोमीटर तक लेके जाना है, ताकि आपका स्टेमिना रहे वहाँ पे। नौजवान से नहीं, ख़ास तौर से उन हजरात से जो 40 के ऊपर है, आप मत समझो अभी भी आप जवान हैं, आप अंदर से जवान है, लेकिन जिस्म तो पुराना हो रहा है। यू नीड टू मेक दैट स्टेमिना। आप अंदर से जवान होंगे, लेकिन आपका बॉडी बहुत वीक हो गया है। यू शुड बी एक्सेप्टिंग दैट, और उसके बाद में स्टेमिना बनाइए। एंड चौथी चीज़ है कि आपके अंदर कोई आदतें अगर है, सिगरेट पीने के, जर्दा का, तंबाकू का,
गुटखा, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, ये सब डेंजरस चीज़ें हैं। ये सब आपको जो है खबर के गड़े तक पहुंचा देंगे। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां हो जाते हैं। हज वो मौका है इन आदतों से भी छुटकारा पाने का। प्लीज, मैं छोटा था तो टीवी में एड्स आते थे, सिगरेट पियो, सुकून पाओ, वो जमाना अलग था। लेकिन आज पक्का मालूम है अपने को कि कैंसर होता है, खतरनाक किस्म के बीमारियां होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं। प्लीज ये आदतों को छोड़ दीजिए। अपनी आदत जो है दुरूद शरीफ पढ़ने की रहना चाहिए। अपनी आदत क्या क्या की हो जा रही, तो ये आदतों से बचने का बहाना है, जिसको रोक दीजिए, आदतें बंद कर दीजिए। और ख़ास तौर से पेन किलर्स का इस्तेमाल, आप हज करेंगे, थक जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट सोना है। जैसा बताया 6 घंटे सोने की आदत डालिए। ज़मीन पे सोना नहीं आ रहा, इसका प्रैक्टिस करिए, वरना थकान नहीं उतरेगी। फिर कोई फरिश्ता नुमा इंसान आके बोलेगा हज़रत ये पेन किलर खा लो, वो पेन किलर खा लेंगे, डायलिसिस मशीन पे पड़ जाएंगे, कहीं किडनीज ख़राब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं पेन किलर्स के इस्तेमाल की वजह से। जितना हो सके, ज़रूरत अगर है, पेन हो रहा है, फ्रैक्चर हो गया, तो पेन किलर खाना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है उसके पास। लेकिन एक आदमी जिम गया, मेहनत करा, जो है फार्मिंग के वास्ते मैदान में गया, काश्तकारी कर ले, क्या थक गया, कि पेन किलर खाना क्या उन्हें, थक गया उन्हें, उसका काम रेस्ट करना है, सोना है उन्हें। तो जो है पेन किलर से ख़ास तौर से बचिए और कोल्ड ड्रिंक से बचिए। ये चीज़ें जो है किडनीज को बहुत ख़राब कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स, जो 6th रूल है, शुगर के पेशेंट्स ख़ास तौर से अपना शुगर का ख्याल रखिए। दवाइयों को सनलाइट में एक्सपोज मत करिए, इंसुलिन को बाहर मत रखिए, बॉटल में रखिए, पानी भी पी सकते हैं, इंसुलिन भी सेफ रहेगा। बीपी के पेशेंट्स, इनकी उनके गोलियां नहीं खाना, और बीपी है तो बीपी का मशीन साथ रखिए। 3 चीज़ें आई थिंक एक काफिले में 1-2-3 लोगों के पास तो रहना चाहिए। एक तो है बीपी का मशीन, कोई भी चेक कर सकता है। केयर हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल हैदराबाद में, वहाँ पे भी कोई भी पंप मार के नहीं चेक कर रहा भाई ब्लड प्रेशर, मशीन से ही चेक करते हैं। मशीन का बीपी एक्यूरेट रहता है, मशीन से बीपी चेक करना इंपॉर्टेंट है, वो मशीन रहना अपने पास, हर घर में रहना। सेकेंड है शुगर चेक करने का मशीन, इंपॉर्टेंट है, हर घर में रहना। तीसरा SpO2 सैचुरेशन, जब कोविड का ज़माना था, हर घर में आ गया था, पता नहीं अब इस्तेमाल में है या नहीं। ऑक्सीजन कितना है ब्लड में, पल्स रेट कितना है आपका मालूम हो जाता है। ये 3 इक्विपमेंट्स तो साथ में हर काफिले में तो 2-3 लोगों के पास रहना, एक ख़राब हुआ किसी और का नहीं। 8वां पॉइंट यह है कि आप बीमार है तो बीमार है, इसको मानना है और अपने डॉक्टर से मिलना है, पूरा चेकअप करना है, थरोली चेकअप करना है, उसके बाद जाना है। गवर्नमेंट के वास्ते उन्होंने पूछ रहे हैं जी, मैं वैक्सीन का सर्टिफिकेट बना लिया, मैं ये कुछ भी नहीं है बोल के लिखा लिया, डॉक्टर साहब को जो है पैसे दे के मैं स्टैंप मार के क्लियरेंस करा लिया, ये सब कर लिए होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन वक्त है उसकी तैयारी कर लेके जाइए, वरना एंड टाइम पे वहाँ पुरसान हाल कोई नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका यह हज कबूल करे और हम गरीबों के लिए भी दुआ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, कुछ सवाल जवाब इंपॉर्टेंट है, ये खैर बात करना मकसद नहीं है, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं, 5 सब सवाल जवाब हो जाएगा, एनीथिंग। अंकल कुछ बोल रहे हैं हम? अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल तो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सबको बताए। सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उलमा इकराम तो बेशक दीन के हिसाब से समझाते हैं, लेकिन आप मेडिकल साइंस के हिसाब से समझा रहे, ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे हम सब हाजियों के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ में याद रखिए। अल्लाह। और कोई बात करना चाह रहे? कुछ भी प्रैक्टिकल पॉइंट कोई भी जहन में है तो बात किसी और के फ़ायदे के वास्ते, कम अज़ कम वो एक तरीक़ा रहता मालूम। कई लोग हमारे पास आते हैं, बस प्रॉब्लम्स रहते हैं, इंसान नहीं बोल सकता, तो मेरे पास आके बोलते हैं। मेरी सेहत का जो है ये है, वालान तो डाले अल्हम्दुलिल्लाह आराम है, लेकिन फिर भी ज़रा चला तो दम आ रहा है। मैं हज को जा रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआ करो। और मेरे लिए और कुछ ये हो सकता तो मेहरबानी होती आप लोगों की। अंकल बोल रहे हैं कि जो है चले तो दम आता है,
मैं आप सबको बता दूं कि दम आने के आम तौर पे वजूहात क्या है। दम आने के वजूहात 3 ऑर्गन्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये आपके जनरल नॉलेज के वास्ते है। फर्स्ट, लंग्स का ही प्रॉब्लम रह सकता है डायरेक्ट। लंग्स मतलब शुरू मुंह से होता, लास्ट फेफड़े के हद तक रहता प्रॉब्लम। हो सकता है जो है नाक का रास्ता छोटा है, या हलक का रास्ता छोटा है, या फिर आस्थमा है, या फिर क्रॉनिक स्मोकिंग के वजह से COPD हो गया, या कोई चीज़ अटक गई, या लंग ही वीक हो गया। इसका एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। लंग्स को इम्प्रूव करने के वास्ते कोई भी मेडिकल में एक स्पायरोमीटर बोल के मिलता है। 3 बॉल्स रहते हैं उसमें, एक ग्रीन रहता, येलो रहता, रेड रहता। एक इंसान आम तौर पे 1800 ml तक सांस ले सकता। 2 लीटर के करीब सांस अंदर जाती है, इतना लंग्स ओपन होना। उसमें 1200 ml की प्रैक्टिस होती है। तो लंग्स को ताकतवर बनाने के लिए एक्सरसाइज करना तो इम्पॉर्टेंट ही है। जैसा मैं बताया, यहाँ से वहाँ चले तो मेरे को सांस आती, लेकिन मैं रोज़ चलते गया तो 10वें दिन सांस आना बंद हो जाती। आज मैं 4 फ्लोर चढ़ूँगा तो मेरे को सांस आएगी। चौथे दिन, 5वें दिन, शायद 10वें दिन 4थे फ्लोर पे जाऊँगा तो सांस नहीं आएगी। सांस बनाने की चीज़ होती है। तो ये स्पायरोमीटर एक अच्छी चीज़ है। डेली सुबह शाम जो है 5 मिनट एक्सरसाइज करिए, लंग्स ओपन करना है। और सांस देने का, लंग्स का जो एक्सरसाइज है जो ओपन करना है, ये भी अपने को सीखना है कि जब अपन सांस लेते हैं, एक हाथ चेस्ट पे रखना रहता है, एक हाथ पेट पे रखना रहता है। अब आप जब लंबी सांस लेंगे ना, ये हाथ नहीं उठना है। मेक श्योर कि आप सांस पेट से ले रहे, लंग्स के आखिरी हिस्से से ले रहे, ऊपर लंग्स के आखिरी हिस्से से ले रहे। एक हाथ को चेस्ट पे रखिए, ये हाथ वैसे रहना, नीचे से लीजिए, लंग्स को लास्ट से ओपन करिए, लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है। ये एक टेक्निक है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में, जिसका ओपन हार्ट सर्जरी होता है, जिसका कोई लंग्स के सर्जरीज होते हैं, या जो है स्पोर्ट्समैन होते हैं जिसको सांस बनाना है, या स्विमर्स रहते हैं। माइकल फेल्प जो 8 से 12 गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स में जीता है, उन्हें सांस जो है 4 मिनट तक रोक सकता। उस एक्सरसाइज यही है, लंग्स को एक्सपेंड करना है। कोविड में भी बहुत काम की एक्सरसाइज थी है। तो सांस जितना हो सके उतना लास्ट पार्ट से लेने की कोशिश करिए, पेट से लेके देखिए। एक्सरसाइज करना रहता, हमेशा नहीं लेते ऐसा कोई भी, लेकिन प्रैक्टिस करना है डेली। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम सांस बनेगी। सेकेंड ऑर्गन लंग्स से हटके जिसकी वजह से सांस का प्रॉब्लम आ सकता है, वो हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अगर पंपिंग वीक कर रहा है तो लंग्स ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन पहुंचने में कोई दुश्वारी, एसिडिटी से भी सांस का प्रॉब्लम हो सकता है। एसिड जाके लंग्स के रास्ते में आ सकता है, अगेन वो नाली छोटी हो सकती है, तो एसिडिटी भी देखना है। सेकंड, हार्ट, जब ऑक्सीजन हार्ट में जाता है लंग्स से और हार्ट उसको पंप नहीं कर सक रहा, 2D को कर लिया, मालूम पड़ा हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 40% है, हार्ट पंप नहीं कर सक रहा ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में, तो अगेन इंसान थक जाता, सांस ऊपर आती है, उसको हार्ट रेट बढ़ जाता उसका। तो हार्ट का चेकअप कराना इंपॉर्टेंट, लंग्स का चेकअप, हार्ट का चेकअप। तीसरा ऑर्गन जिसकी वजह से सांस आती है वो किडनी का प्रॉब्लम है। एक अलामत की किडनी खराब हो रही है, जो है सांस आना शुरू, बॉडी में पॉइजन भर जाता, इंसान चल ही नहीं सकता, चले तो पूरा मैला खून फिरते रहता ना, उसका लंग्स भी वीक हो जाते, उसका हार्ट भी वीक हो जाता। हार्ट की स्कैनिंग करे तो हार्ट नॉर्मल दिखता, लंग्स की टेस्टिंग लंग्स नॉर्मल रहते, ब्लड टेस्ट करे तो मालूम पड़ता कि खून ही मैला है, गुर्दे उसको साफ ही नहीं कर सक रहे। तो ये 3 ऑर्गन्स का चेकअप कराना, सांस किस वजह से आ रही मालूम हो जाता है, इसको ट्रीट करना। और एक सांस है, एज की गाड़ी पुरानी होगी, अब स्पीड पे नहीं जा सकती, तो माजरत चाहता हूं, लेकिन एज भी एक चीज़ है, लेकिन एज एक नंबर है। सलमान खान 63 इयर्स का हो जा रहा है, ये बॉडी बिल्डर श्रद्धा बन के फिर रहा होने, वो है क्या? मेंटेनेंस है, मेहनत है, मश्क है। शाहरुख खान 60 साल का हो जा रहा, 20 साल का बच्चा दिख रहा होने, मेंटेनेंस है, हार्ड वर्क है। तो ये सांस बनाने की चीज़ है, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस करना अपना इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी की भी सर्विसिंग कराना, जैसा गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं घर में, पंखे की, AC की, फ्रिज की सर्विसिंग कराते, इसी तरह बॉडी की सर्विसिंग कराए तो पूरे प्रॉब्लम्स मालूम होते हैं। कोई लेडीज़ को भी कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, एकदम प्रैक्टिकल एनीथिंग पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं। और हाँ, मैं बोल रहा था, कोई सवाल पूछना है तो मेरा प्रॉब्लम है बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे एक दोस्त है बोल के बोल दीजिए, काफ़ी है भाई।
अपने आप को क्योंकि रहता इतने पब्लिक में बोले तो क्या समझते कि उसको नहीं मालूम, एक इसको कैसा बोलूँ, उन्हें क्या समझेंगे मेरे बारे में, ये एक अलग ईगो इश्यूज़ है। तो किसी का नाम डाल के पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। किसी को सवाल करना है ख़वातीन में? नमाज का भी टाइम होने जा रहा है, 1-2-4 मिनट का वक्त। Assalamu alaikum. Few of the people are having the problem of frequent urination. So for that, enlighten few points. Thank you. उनका भी ले लेंगे सवाल, ठहर के, और उनका भी सवाल ले लेंगे। ये गैसेस एसिडिटी प्रॉब्लम सब लोगों को है ना, उनके लिए क्या है? डन, आपको भी कुछ पूछना है क्या? ठीक है, एनीवे 2 सवाल है, तीसरा सवाल मैं लगा लेता हूँ। पहला सवाल था पानी का, पेशाब का, यूरिन बार बार आता। सेकंड सवाल था हवा का, गैसेस का प्रॉब्लम है। थर्ड सवाल मिट्टी का है, मोशन भी बाज़ लोगों को हार्ड आता है। तीनों मिला के सवाल का जवाब देंगे। पहली चीज़ ये है कि पेशाब बाज़ लोगों को बार बार आता है। बार बार आना पेशाब अलग है, ज़्यादा पेशाब आना अलग है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि इंसान दिन में 10 बार यूरिन को जा रहा, लेकिन सिर्फ 1 लीटर यूरिन आ रहा उसको। और हो सकता है कि इंसान पेशाब को 3 बार जा रहा, लेकिन 1 लीटर यूरिन कर रहा है उन्हें। तो नंबर ऑफ टाइम यूरिन जाना और वॉल्यूम ऑफ यूरिन में फ़र्क रहता है। आम तौर पे जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि लोगों को यूरिन बार बार आता है, ये कॉमन है। पेशाब ज़्यादा नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ना नॉर्मली 40-45 ईयर्स के बाद तकरीबन मर्द में 100 में से 70 लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। प्रोस्टेट, उसको उर्दू में गदूद बोलते हैं। पेशाब के थैली के बाद छोटा सा जो है ग्लैंड रहता है, और जो है इसके बीच में से पेशाब की नली जाती है। ये बड़ा होना शुरू होता है। ये क्यों होता अल्लाह को मालूम। जैसा बाल सफ़ेद होते हैं एज के साथ, उसी तरह प्रोस्टेट का साइज़ भी बड़ा होता है। और जब प्रोस्टेट साइज बड़ा होता है तो पेशाब की धार निकलने में जो पावर स्पीड रहती वो कम होना शुरू होती। टैंक खाली नहीं होता। 500 ml भरा पेशाब के थैली में, आप पेशाब करें, 100 ml अंदर ही रह गया, टैंक पूरा खाली नहीं हुआ, जल्दी फुल हो गया। फिर ब्रेन बोला कि भाई टैंक फुल है, जाके खाली करो, फिर जाते हैं। तो ये नॉर्मली रात में शुरू होता है, सो नहीं सकता आदमी, 2-3 मरतबा उठ के जाना पड़ता है पेशाब को। नॉर्मल नहीं है ये। जब उन्हें 20 साल का था, 30 साल का था, शाम में सोए तो सुबह तक उठ के जाता नहीं था। अचानक से 40-45 साल के बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तो यूरिनेशन आना। तो प्रोस्टेट का अगर प्रॉब्लम है, गदूद का साइज़ अगर बड़ा हो रहा, तो उसको ट्रीट करने पड़ने। इसके अच्छे खासे गोलियां हैं, खाने से ये प्रॉब्लम कम हो जाए। और गोली इतनी ज़बरदस्त रहती है, आज खाए तो रात में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सिंपल टैबलेट है। तो 100 में 70 मर्द को ये प्रॉब्लम होता है, 70 में से 10 की बाज़ वक़्त सर्जरी करके वो रास्ते को ओपन करना पड़ता है। ये नॉर्मल चीज़ है, एज के साथ आता है। सेकेंड चीज़, पेशाब बार बार आने की वजह ज़्यादा शुगर वाले आइटम्स खाना है। अब आमों का सीज़न आ रहा, आप ज़्यादा आमा खाओ, बार बार जाना पड़ता आपको। जितना ज़्यादा शुगर आप खाएंगे उतना ज़्यादा पेशाब आएगा। तो शुगरी आइटम्स जितना कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी कम होता है। यूरिन हैवी हो जाता है। हैवी यूरिन अगेन ब्रेन को सिग्नल करता कि भाई फुल है, जाओ। तो शुगरी आइटम्स कम करना है। तीसरी चीज़, पेशाब बार बार आने के बाद खुद गोलियां खाते रहते हैं आप पेशाब आने के। बीपी के गोली में रहता हुआ अक्सर टेल्मा H बोल के रहता। अगर H लगा हुआ है या CH लगा हुआ है या फिर डाइटोर बोल के गोली खा रहे हैं तो ये पेशाब आने की गोली है। पेशाब तो आएंगा ही आएंगा, गोली खा रहे हैं आप, एक रीज़न रह सकता है। तो अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा तो इम्पॉर्टेंट है कि अपन लोग पानी भी ज़्यादा पीना है, सेफ रहना है। वी नेवर नो कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या वॉल्यूम ज़्यादा, जब तक मेजर नहीं करते। एक बार यूरिन इंसान कम से कम 300 ml कर लेता है, तो एक बार पेशाब आ रहा तो 300 ml पानी तो पीना, रिप्लेस करना उसको बॉडी में, ये भी एक तरीका है। सेकेंड चीज़, गैसेस का प्रॉब्लम। गैसेस का प्रॉब्लम जब ही होता है जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। अब जो है ख़बरस्तान है यहाँ पे, अपन एक जो है डाल दिया किसी को, बरी कर दिए, दफना दिए, उसके जिस्म को क्या होता होगा सोचो, क्या होता होगा। अब अल्लाह के वली है तो साबित रहेगी, लेकिन आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे क्या होता है, सड़ना शुरू होती है और गैस निकलती है। जब कोई चीज़ सड़ती है तो गैस में तब्दील होती है और फिर वो खबर बाज़ वक़्त सुराखों से निकलता है, ये है वो है। तो इसी तरह जब आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाना रहता है
वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जज नहीं हो रहा, जितना बॉडी लेना है उतना ही ले रहा, एक्स्ट्रा पूरा मोशन की शक्ल में बन जा रहा, वो क्या होगा बोलो? गैस बनेगा, गैसेस का प्रॉब्लम हो जाता है। ओवर ईटिंग बिगेस्ट रीजन है गैसेस का प्रॉब्लम बनने के लिए। अगर आप कम खाएंगे तो गैसेस का प्रॉब्लम नहीं होता है। वन सेकेंड रीजन, पानी की कमी। अब आप खाना खा लिए, अब वो जो है उन्हें जज्ब होना है, बॉडी में सीधा चावल तो नहीं घुस जाता खून में, उसको जो है टूटना पड़ता, घुलना पड़ता, बिल्कुल माइक्रो होके ही उन्हें अंदर जाता है, उसको पानी भी चाहिए। आप पानी कम पिएंगे, वो घुल नहीं सकेगा, वो बारीक नहीं हो सकेगा, खून में घुस नहीं सकेगा, पेट में अंदर में अटका हुआ रहेगा, अगेन गैसेस का प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर कि आप पानी भी ज़्यादा पीना, कम पानी पीना भी गैसेस बनने का एक रीज़न है। और कूल ड्रिंक्स पीना, कैसा कैसा कि दिखता नहीं पिए तो मेरे को, हाँ आजकल मिल रहा कूल ड्रिंक, स्टिंग है और जो है ये रेड बुल है, ये तो एब्सोल्युटली पॉइजन है। पॉइजन के अलावा कोई वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते हैं उसके वास्ते। 25 रुपये में मिल रहा, 20 रुपये नहीं, 20-25 रुपये में मिल रहा, बिल्कुल 75 मिलीग्राम कैफीन है। कैफीन वो ड्रग है जो फार्मेसी में इंसान बेच नहीं सकता, इंसान खरीद नहीं सकता, रेगुलेटेड ड्रग है। 100 mg की टैबलेट मिलती, लाइसेंस होना पड़ता, जैसे नींद की गोली कोई भी नॉर्मली नहीं खरीद सकता, नहीं बेच सकता, प्रिस्क्रिप्शन होना है उसके वास्ते। कैफीन वो पावरफुल ड्रग है, लेकिन अब वो डाल रहे हैं बच्चे, आदत हो जा रही, उन्हें ये पी रहा, फिर मोबाइल में उंगली यूं कर रहा, अब वो उसकी लाइफ ही ख़त्म है, उन्हें खाली पीने में, उंगली करने में। एकदम क्या हो रहा कौम को आप बेहतर जानते हैं आप लोग, ये हर जगह का ये हाल है। ज़िंदगी में आए क्यों अपन, करना क्या है, किसको पहचानना था, क्या करना था, खाली इसमें एक डाल रहा। रिसेंटली एक बच्चा बाथरूम चलेगा, पहले बाथरूम जाना बोले तो घर के बाहर वहाँ पीछे दूर रहता था बाथरूम, अटैच बाथरूम निकला, पहले बेडरूम में लगा हुआ है। अब वो टाइम भी कोई ख़राब नहीं करना चाह रहा, कमोड पे बैठे। पहले एक ज़माने में ऐब रहता था, बाथरूम जाके चिच्चा अखबार पढ़ते गए थे, बाथरूम जाके लोग बीड़ी मारते थे, लेकिन आज के ज़माने में बाथरूम को मोबाइल लेके जाते हैं, कमोड पे बैठे हुए हैं, यूं यूं यूं, मोशन आ गया, कब की हो गया, यूं यूं यूं, पैरा सुन्न हो गए, गिर गया, उन्हें उठ नहीं सका, एडमिट था हॉस्पिटल में 1 महीने के वास्ते, रग दब गई उसकी, कमोड पे बैठा हुआ था, यूं 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 यूं, वो अब्सॉर्ब कर लेता आपको। इसके पीछे पावरफुल एल्गोरिथम्स है, आपको इंटरेस्ट पहचानते हैं वो लोग। तो एनीवे, तो गैसेस का प्रॉब्लम जो है ये 3 चीज़ों से होता है। पहली चीज़ तो ओवर ईटिंग, पानी की कमी, थर्ड थिंग गैसेस वाले चीज़ें पीने से, कूल ड्रिंक्स से। कूल ड्रिंक्स जब का जब वो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि एसिड रहता उसमें, फॉस्फोरिक एसिड रहता, लेकिन गैस जाती है अंदर, और जब डकार के ज़रिए नहीं निकलती तो पेट में अटक के फिर अगेन गैसेस का प्रॉब्लम हो जाता है। एंड मोशन हार्ड आना, पाइल्स का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन। नॉर्मली मोशन आने का जो रूल है, जो किताबों में लिखा हुआ है, रोज़ सुबह आना कंपलसरी नहीं है भाई, वो रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग कल्चर है। किताबों में लिखा हुआ है कि 3 दिन में एक बार आए तो भी नॉर्मल है, आप 3 दिन में एक बार आए तो भी नॉर्मल है। नॉर्मल तरीका वैसे ही था, लोग 2 दिन में एक बार जाते थे। अब जो है पहले जो है 5 टाइम बैतुल्लाह को जाने का रूल था, 2 दिन में एक बार बैतुल खला को जाते थे। अब 5 टाइम जो है बैतुल खला को, बैतुल्लाह को, जुम्मे को। हालत हो गई हमारा ऐसा, मस्जिद बोले तो जुम्मे को जा रहे हैं, बाथरूम 5 टाइम जाने को तैयार हो गए। तो अपन किस काम में लग जा रहे हैं। तो मोशन हार्ड होने की वजह अगेन पानी की कमी है। और वेजिटेबल्स जितना आप फ्रेश खाएंगे उतना आप फ्रेश रहेंगे। 6-6 महीने पुराना, 1-1 साल पुराना जो है गोश्त फ्रीज़र में से निकाल के उसको तल के उसको जो है आप खाएंगे तो उन्हें क्या असर लाएंगे आपके ऊपर। मोशन जो है सख्त ढूंढा नहीं तो क्या निकलेंगा बोलो, तो नहीं निकल सकता है। एंड देन पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता, ब्लीडिंग हो जाती। तो मेक श्योर कि फ्रेश खाना खाना, पाइल्स का प्रॉब्लम भी नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। बहुत लंबा ले लिया, सॉरी। लेडीज़ को पूछे क्या? जुमला खानवादों की जानिब से हम ममनून व मशकूर हैं डॉक्टर शोएब खान साहब। ये वो शख्सियत है जो हैदराबाद के एक आले रसूल मौलाना काजिम पाशा साहब क़िबला और आले मुस्तफ़ा क़ादरी साहब और मौलाना सब्बर पाशा साहब क़िबला, ये औलाद गौसे आज़म है। आप वो सिलसिले से बैद भी है माशाअल्लाह, और बहुत माहिर है सोशल मीडिया पे आजकल, इनके बयानात से मुस्तफ़िद भी हो रहे हैं। मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ। 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद अज़ान होगी, उसके बाद जमात, उसके बाद खाने का इंतमाम,
फिर 2:30 बजे जो है फिर सेकंड सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। मैं बहुत ज़रा सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, बुरा नहीं मानना बात का। मैं डॉक्टर साहब आके ऐसा हैदराबादी ज़बान समझ में आती है बोल के बात करता हूँ, गलत मत समझिए। थैंक यू, सॉरी। इंशाल्लाह ठीक 2 बजे जमात होगी, इसके बाद खाना और 2:30 बजे सेकंड सेशन।